नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए आशोल परिवर्तन का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने कहा, किसी भी स्थिति में हिंसा और अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोगों से निर्भय होकर मतदान की अपील। सरकार ने लोकसभा में कहा, आगामी विधानसभा चुनावों में प्रवासी मतदाताओं को मतपत्र से मतदान की सुविधा नहीं। बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर दिल्ली में होली, शब-ए बारात, नवरात्रि और अन्य त्योहारों के सार्वजनिक स्थानों पर मनाने पर रोक। देश में अब तक 5 करोड़ 8 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह की याचिका खारिज की। मुंबई उच्च न्यायालय में जाने को कहा। असम राइफल्स आज अपना 146वां स्थापना दिवस मना रहा है और भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। दोपहर समाचार में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में आशोल परिवर्तन की जरूरत है। पूर्वी मेदिनीपुर जिले के कांथी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि बंगाल का हर घर परिवार कह रहा है कि 2 मई को ममता बनर्जी की सरकार बदल जाएगी। आशोल परिवर्तन आज पश्चिम बंगाल की जरूरत है। सोनार बांग्ला का शंखनाद होता हुआ हर कोई यहाँ सुन रहा है। बंगाल के कोने कोने से अब एक ही आवाज आ रही है, 2 मई दीदी जथे। श्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने अपने कार्यकाल में विकास का कोई भी कार्य नहीं किया, इसलिए चुनाव के दौर में वो दोबारा सरकार योजना लाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। बांकुड़ा जिले में बिष्णुपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को खारिज करते हुए उन्होंने राज्य सरकार की कल्याण योजनाओं का उल्लेख किया। सुश्री बनर्जी ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों पर एनडीए सरकार की आलोचना की और आम लोगों के लिए रसोई गैस निःशुल्क देने की मांग की। ममता बनर्जी ओंदा और बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्रों में भी जनसभा को संबोधित करेंगी। संयुक्त मोर्चा के नेता भी अपने उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। असम में डिब्रूगढ़ जिले की 7 विधानसभा सीटों के लिए सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को आकर्षित करने में व्यस्त हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के पहले चरण में 27 मार्च को मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने इन सीटों के लिए अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। डिब्रूगढ़ असम के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री रमेश तिली का पैतृक स्थान है। यही कारण है कि इस जिले में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है और पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यही की 7 में से 6 सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 6 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़े किए हैं। झाबुआ विधानसभा क्षेत्र में उसने अपनी सहयोगी असम गण परिषद के लिए छोड़ दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार 7 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़े किए हैं।
नवगठित असम जनता परिषद के नेता लुरिनगट्टी गोगोई दुलीजान विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वर्तमान विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस भी अपना भाग्य आजमा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए डिब्रूगढ़ से मैं जे थोक्सोम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहपुरिया और सिपाझाड़ में रैलियों को संबोधित करेंगे। पार्टी के राज्य स्तरीय प्रचारक समूचे राज्य में प्रचार में जुटे हैं। असम गण परिषद ने आज चुनाव घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें असम समझौता लागू करने का वायदा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल असम गण परिषद ने वायदा किया है कि सत्ता में आने पर बाढ़ की समस्या के उन्मूलन के लिए कदम उठाए जाएंगे। पार्टी ने पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवादों को सुलझाने का भी वायदा किया। वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए उपाय करने की भी घोषणा की गई है। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा के एक चरण में 234 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, डीएमके नेता एमके स्टालिन और सहयोगी दलों के नेता सेलम में इस महीने की 28 तारीख को एक रैली को संबोधित करेंगे। एआईएडीएमके पार्टी के संयुक्त समन्वयक और मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने करूर जिले में और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने सेलम, कालकुरुची, विल्लोपुरम और कड्डालूर जिले में आज चुनाव प्रचार किया। चुनाव अधिकारियों द्वारा आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। अब तक उड़ान दस्ते ने 265 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, उपहार, मूल्यवान धातु बरामद किए हैं। मतदाताओं की सुविधा के लिए तमिलनाडु परिवहन निगम 14,215 विशेष बसें चला रहा है। केरल में विधानसभा चुनाव के लिए 13 दिन बाकी हैं। वहां चुनाव प्रचार जोरों पर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए के प्रचार अभियान के अंतर्गत कोट्टायम जिले के कंजिरापल्ली में रोड शो किया। वे कोल्लम जिले के पुट्टीनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और पलक्कड़ जिले में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, जो इस समय तिरुवनंतपुरम में हैं, एनडीए का घोषणा पत्र जारी करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी संयुक्त मोर्चा के लिए और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन वाम मोर्चा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी टीकाराम मीणा ने सभी जिला अधिकारियों को आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में लोगों से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है। सिलीगुड़ी में आज संवाददाता सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि राजनीतिक हिंसा रोकने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा और अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री अरोड़ा ने कहा कि राज्य में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ, नकदी और प्रतिबंधित वस्तुएं बरामद की गई हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं। श्री अरोड़ा ने कहा कि 209 सामान्य प्रेक्षकों के अलावा 54 पुलिस प्रेक्षक भी राज्य में तैनात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों से कहा गया है कि वे कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करें। भारत के निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल 2 दिन के दौरे पर कल सिलीगुड़ी पहुंचा था। आयोग के दल ने राज्य के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक के साथ आज सुबह चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। सरकार ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में विदेशी मतदाताओं को डाक से वोट देने की सुविधा देना संभव नहीं होगा। लोकसभा में लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने विदेशी मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाक के जरिए वोट देने की सुविधा देने के लिए चुनाव कराने की नियमावली को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुकाबला केवल हार जीत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न मिठाइयों में भी मुकाबला चल रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनावी माहौल में राज्य की मिठाइयां विभिन्न रूपों में पेश की जा रही हैं। बंगालियों को हमेशा मिठाई और राजनीति से निकटता से जोड़ा गया है और इस बार भी ऐसा ही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे मिठाइयों की मांग बढ़ती जा रही है। प्रसिद्ध दुकानों से लेकर मिठाई की स्थानीय दुकानों के मालिक तक सभी विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतीकों और नारों के साथ विशेष मिठाई बनाने में व्यस्त हैं।
पहले के चुनाव में सौंदेश पर नमो, रागा और दीदी शब्द अंकित होते थे, लेकिन इस बार भाजपा और टीएमसी के सोनार बांग्ला और खेला होवे जैसे नारे पसंद किए जा रहे हैं। कोलकाता की एक प्रसिद्ध मिठाई बनाने वाले सुदीप मलिक ने कहा कि वे भी इसका अनुसरण कर रहे हैं। We are making different varieties of sandesh with the party symbols on it. Every party has their sandesh, and we are also making sandesh on the slogans those who are in trend. कोलकाता से मधुपर्णाधर चौधरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष में दीपेंद्र कुमार। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक कुल 5,08,41,286 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक में टीकाकरण अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है। गृह मंत्रालय ने कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए कल दिशा निर्देश जारी किए। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। देश के कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने के मद्देनजर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच, निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में कोविड के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच देश में पिछले 24 घंटे में 47,262 लोग कोविड से संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,17,34,058 हो गई। इनमें से 1,12,05,160 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 3,68,457 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल 23,960 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 275 मरीजों की मौत हुई। देश में अब तक कुल 1,60,441 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि अब तक 23,64,68,861 कोविड नमूनों की जांच की गई। कल एक दिन में 10,25,628 जांचें की गईं। स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। इसमें होली, शब ए बारात, बिहू, ईस्टर और ईद उल फित्र के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है। अपर सचिव आरती आहूजा ने कहा कि इस समय कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन न करने पर अब तक की उपलब्धि पर पानी फिर सकता है। दिल्ली प्रशासन ने कोविड के बढ़ते मामलों के कारण होली, शब-ए बारात और नवरात्रि सहित अन्य त्योहारों के सार्वजनिक स्थलों पर मनाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिला अधिकारियों और पुलिस सहित अन्य एजेंसियों को निर्देश दिया है कि आगामी त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों, बाजार और धार्मिक स्थलों पर भीड़ एकत्र न होने दें। दिल्ली सरकार ने अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए कल आरटी-पीसीआर जांच कराने के निर्देश दिए। ये आदेश हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डों पर लागू होंगे। महाराष्ट्र में कल 1,80,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इस बीच परभणी जिले में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आज शाम 7 बजे से 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल राज्य में टीके लगाए गए 1,80,000 से अधिक लाभार्थियों में से 1,30,000 लोगों को कोविशील्ड टीका दिया गया, जबकि 50,000 से अधिक लोगों को कोवैक्सीन दिया गया। अब तक राज्य में 47 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 निवारक टीके लगाए जा चुके हैं। दूसरी ओर मुंबई नागरिक निकाय ने शहर में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर होली के सभी सार्वजनिक और निजी समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें
नागरिकों से व्यक्तिगत स्तर पर भी त्योहार नहीं मनाने की अपील की गई है। बीएमसी ने कहा कि जो भी व्यक्ति आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उस पर महामारी अधिनियम 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बीच विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र देश में कोविड मामलों का केंद्र बिंदु बन गया है और इसलिए उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राज्य सरकार से रिपोर्ट लेने की मांग की। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश में कोविड के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इंदौर में लोगों ने मास्क पहनने का संकल्प लिया। इंदौर में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान कल राज्य में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसमें भाग लिया। उन्होंने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। इंदौर स्थित 56 दुकान में आयोजित मेरी मास्क मेरी सुरक्षा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यदि इंदौर कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो प्रदेश भी कोरोना को हराने में सफल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोरोना के मामले इंदौर में बढ़ते हैं तो अन्य जगहों पर भी बढ़ेगा, क्योंकि इंदौर व्यावसायिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। इंदौर देश का सबसे साफ सुथरा शहर है, लेकिन अब इसे स्वस्थ शहर बनाने की भी जरूरत है। श्री चौहान ने लोगों को शपथ दिलाई और घर पर ही होली मनाने की अपील करते हुए मेरी होली मेरे घर का नारा भी दिया। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए आशोल परिवर्तन का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने कहा, किसी भी स्थिति में हिंसा और अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोगों से निर्भय होकर मतदान की अपील। सरकार ने लोकसभा में कहा, आगामी विधानसभा चुनावों में प्रवासी मतदाताओं को मतपत्र से मतदान की सुविधा नहीं। बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर दिल्ली में होली, शब-ए-बारात, नवरात्रि और अन्य त्योहारों के सार्वजनिक स्थानों पर मनाने पर रोक। देश में अब तक 5 करोड़ 8 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमवीर सिंह की याचिका खारिज की। बंबई उच्च न्यायालय में जाने को कहा। असम राइफल्स आज अपना 186वां स्थापना दिवस मना रहा है और भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल को निलंबित करते हुए वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा जारी है। बहस शुरू करते हुए कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार की गलत नीतियों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बुरे दौर में है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी से पहले अपनाई गई नीति से महामारी के दौरान आर्थिक स्थिति बिगड़ी। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोविड की अवधि के दौरान देश में गरीब और अमीर के बीच खाई चौड़ी होती गई। श्री हुड्डा ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर भी सरकार पर आक्षेप किया। कांग्रेस नेता ने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी प्रश्न उठाया। श्री हुड्डा ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के सरकार के दावे पर भी सवाल किए। भारतीय जनता पार्टी के सुशील मोदी ने बजट में लोगों पर कोई नया कर न लगाने की सरकार के फैसले की सराहना की। पेट्रोल और डीजल पर कर के बारे में भाजपा सांसद ने कहा कि इन करों से केवल केंद्र को ही लाभ नहीं होता, बल्कि इसका हिस्सा राज्यों को भी जाता है। उन्होंने कोविड महामारी से निपटने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी प्रशंसा की। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह की याचिका आज खारिज कर दी। इस याचिका में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने परमवीर सिंह को बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने को कहा। न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख को याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में अस्थिरता के बारे में ज्ञापन सौंपा। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री फडणवीस ने कहा कि
कि उन्होंने राज्यपाल से कोविड संकट से निपटने और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के आरोपों के बारे में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पाकिस्तान की जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है और इसके लिए विश्वास का माहौल बनाने तथा आतंकवाद और दुश्मनी से दूर रहना आवश्यक है। 23 मार्च को पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने प्रधानमंत्री इमरान खान को पत्र लिखकर शुभकामनाएं दी थी। श्री मोदी ने कोविड महामारी की चुनौती से निपटने के लिए पाकिस्तान के लोगों और श्री इमरान खान को शुभकामनाएं भी दी। बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद होने की अर्धशती और अपने संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती मना रहा है। इस वर्ष पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रसार भारती के विशेष संवाददाता राजेश झा ने बांग्लादेश के प्रोफेसर अनु मोहम्मद से भाषाई आंदोलन के उद्भव और देश में भाषा की वर्तमान स्थिति पर बातचीत की। भाषाई आंदोलन ने बांग्लादेश के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 21 फरवरी 1952 को पाकिस्तानी सेना ने उर्दू थोपे जाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद से ये दिन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रोफेसर मोहम्मद ने भाषा को लेकर उस समय देश की जनभावना और मौलिक पहचान संरक्षित रखने के आह्वान को लेकर चर्चा की। The question of language became the sole issue to bring all the anger and frustration of the people to come to the street. And students were leading in that. It opened up the people's aspiration for their identity, for changes they were aspiring. And they understood that increasingly, day by day, things became clear that Pakistan ruling class totally hostile to Bengalis. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च से बांग्लादेश की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे। वे वहां बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशती समारोह के समापन और पाकिस्तान से बांग्लादेश की मुक्ति के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर विख्यात शास्त्रीय संगीत गायक पंडित अजय चक्रवर्ती ने एक नए राग की रचना की है। यह नवीन राग मैत्री बंगबंधु शेख मुजीब की स्मृति में समर्पित है। इस राग मैत्री में भारत और बांग्लादेश की ऐतिहासिक मित्रता के तत्वों को शामिल किया गया है। इस नए राग का निर्माण शास्त्रीय संगीत के परंपरागत तत्वों के आधार पर किया गया है। इस राग में निबद्ध 3 संगीत रचनाओं का निर्माण किया गया है जो संस्कृत, हिंदी और बंगला में गाए जाएंगे। संस्कृत भाषा में इस राग के बोल लिखे हैं अमेरिका के हवाई विश्वविद्यालय के डॉक्टर अरिंदम चक्रवर्ती ने। हिंदी में इसके बोल लिखे हैं डॉक्टर सुष्मिता बसु मजुमदार ने, जिसे डॉक्टर रवि वर्मन ने विकसित किया है। बंगला गान पंडित अजय चक्रवर्ती के शिष्य और युवा प्रतिभा अनल चटर्जी ने लिखा है। इन तीनों को संगीत पंडित अजय चक्रवर्ती ने दिया है। इन रचनाओं में बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी की चर्चा शामिल है। भारत और बांग्लादेश के संबंधों के विशिष्ट स्वरूप का भी उल्लेख इस संगीत के अंदर किया गया है। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। इस्राइल में चुनाव के आरंभिक रुझानों से एक और गतिरोध के संकेत मिल रहे हैं। आज सुबह तक 50% से अधिक वोटों की गिनती हो चुकी है। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 1/3 वोटों के साथ स्पष्ट रूप से बढ़त बनाए हुए है। विपक्षी नेता याइर लापिड को 15% से कम वोट मिले हैं। बहुमत हासिल करने के लिए नेतन्याहू और लापिड को अन्य दलों से समझौता करना पड़ेगा। आज विश्व क्षय रोग निवारण दिवस है। क्षय रोग से स्वास्थ्य, समाज और अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसानों तथा इस वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए प्रयास तेज करने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हर वर्ष 24 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने टीबी बैक्टीरिया की खोज की थी। इस वर्ष विश्व क्षय रोग का विषय है द क्लॉक इज टिकिंग। इसका अर्थ है टीबी को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का समय बीतता जा रहा है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्षय रोग दिवस पर कहा है कि भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास लक्ष्यों के अनुसार वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य हासिल करने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ये लक्ष्य हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा, इस अवसर पर हमें सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में प्रयास और तेज करने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक उज्जवल और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि हमें पृथ्वी को स्वस्थ रहने योग्य ग्रह बनाना है। इस कार्य में सहयोग के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान का आभार व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ने भारत में गैर संचारी रोगों की रोकथाम और मृत्यु दर कम होने की सराहना की है। इस संस्था का कहना है कि गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी कार्य योजना से सीखने की आवश्यकता है। असम राइफल्स आज अपना 186वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने असम राइफल्स के कर्मियों और उनके परिजनों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री शाह ने कहा कि असम राइफल्स भारत के पूर्वोत्तर का प्रहरी और सबसे पुराने अर्धसैनिक बलों में से है। असम राइफल्स का इतिहास साहस और वीरता से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश असम राइफल्स की मातृभूमि के प्रति निष्ठा को नमन करता है। जाने माने हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए 2020 का व्यास सम्मान दिया जाएगा। प्रतिष्ठित व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। के बिड़ला फाउंडेशन का ये पुरस्कार पिछले 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय लेखक की हिंदी रचनाओं के लिए दिया जाता है। इसके तहत 4 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वे विश्व कप की 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इस स्पर्धा में हंगरी के इस्वान पेनी को रजत और डेनमार्क के स्टीफन ऑल्सन को कांस्य पदक मिला। इस विश्व कप में भारत का ये 8वां स्वर्ण पदक है। कुल 15 पदकों के साथ तालिका में भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। भारत ने 8 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ मुत्तुस्वामी दीक्षितर की आज जयंती मनाई जा रही है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुत्तुस्वामी दीक्षितर समर्थ कवि, गायक और वीणा वादक भी थे। मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने कुछ कृतियों को संस्कृत और तमिल भाषाओं के संगम मणिप्रवालम में भी पिरोया है। वरदे श्री सरस्वती नमोस्तुते, वरदे श्री सरस्वती नमोस्तुते, परदेवते श्री सरस्वती नमोस्तुते, परदेवते श्रीपति गौरी पति गुरु गुह विनुते विधियुवते श्री सरस्वती नमोस्तुते, परदेवते श्रीपति गौरी पति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव प्रचार में तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए आशोल परिवर्तन का आह्वान किया। निर्वाचन आयोग ने कहा, किसी भी स्थिति में हिंसा और अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोगों से निर्भय होकर मतदान की अपील। सरकार ने लोकसभा में कहा, आगामी विधानसभा चुनावों में प्रवासी मतदाताओं को मतपत्र से मतदान की सुविधा नहीं। बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर दिल्ली में होली, शब बारात, नवरात्रि और अन्य त्योहारों के सार्वजनिक स्थानों पर मनाने पर रोक। देश में अब तक 5 करोड़ 8 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए। राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है। उच्चतम न्यायालय ने मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह की याचिका खारिज की। मुंबई उच्च न्यायालय में जाने को कहा।
असम राइफल्स आज अपना 166वां स्थापना दिवस मना रहा है और भारत के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आज नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।